नमस्कार साथियों, जनता की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का विषय है तकनीकी शिक्षा और स्वरोजगार। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ प्राध्यापक हैं एसबी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल में, और साथ ही आज हमारे साथ हैं संदीप जायसवाल जी, जो कि फैकल्टी हैं एनआईडी भोपाल में। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम है, लाइव फोन इन कार्यक्रम है, जिस पर आप जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उस पर आप फ़ोन करके विषय संबंधी अपने प्रश्न हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंच जाएंगे। सर, सबसे पहले जैसा हमारा कार्यक्रम है तकनीकी शिक्षा और स्वरोजगार, तो पॉलिटेक्निक में ऐसे कौन कौन से पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जहां पर उन्हें बच्चों को तकनीकी शिक्षा भी दी जा रही है और स्वरोजगार में भी उन्हें मदद प्राप्त हो रही है, ये हम जानना चाहेंगे। पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में आप देखेंगे, जैसे सावा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 12 डिप्लोमा प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। मैकेनिकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अब एक हमारा यूनिक डिप्लोमा प्रोग्राम है डिप्लोमा इन फिल्म टेक्नोलॉजी, तो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट से, तो ऐसे करके हमारा जो सावा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है इसमें 12 डिप्लोमा प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं। जी, तो सर जानना चाहेंगे ये डिप्लोमा प्रोग्राम जो संचालित हो रहे हैं इसमें क्या आधार है, किस प्रकार बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं और ये डिप्लोमा को कर सकते हैं? इसमें प्रवेश लेने के लिए पिछले साल से 10th के जो आपके मार्क्स होते हैं उसके आधार पे आप प्रवेश ले सकते हैं। तो dt.mponline.government.in इसकी वेबसाइट है। एक ही पोर्टल से मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश लिया जाता है। तो 10th के मार्क्स के आधार पे आप पॉलिटेक्निक में प्रवेश ले सकते हैं। जी, जैसा कि सर ने हमें बताया कि जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है उसमें आपके 10वीं के जो अंक हैं उसके आधार पर आपको एडमिशन प्राप्त होता है, जहां पर जो सर ने बताया कि जिस वेबसाइट पर आप जाकर सीधा वहां पर जानकारी ले सकते हैं और अपने 10th के जो 10वीं के आपके अंक हैं उसके आधार पर आपको एडमिशन प्राप्त हो जाएगा। सर, हम जानना चाहेंगे कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की, वहीं विद्यार्थी के मन में कहीं ना कहीं आता है आईटीआई के विषय में भी, तो दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं और किस प्रकार से क्या डिप्लोमा आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक क्या ज़्यादा फायदेमंद होगा उस विद्यार्थी के लिए, कैसे वह उस चीज़ का चुनाव करे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इस संपूर्ण तकनीकी शिक्षा को यदि हम समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला है आपका बी के पश्चात आपका डिप्लोमा, आईटीआई, और आज का नया इसमें एक आयाम जुड़ा है वो है स्किल डेवलपमेंट। यदि हम इंजीनियरिंग कॉलेज को देखेंगे, बी को यदि हम देखेंगे तो उसमें 80% थ्योरी पढ़ाई जाती है, 20% आपका प्रैक्टिकल होते हैं। यदि आप पॉलिटेक्निक को देखेंगे तो इसमें 50% थ्योरी होती है एंड 50% आपका प्रैक्टिकल होता है। यदि आप आईटीआई को देखेंगे तो उसमें 20% थ्योरी होती है एंड 80% आपका प्रैक्टिकल होता है। यदि आप नए जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं चले हैं, जो कि आपके शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, 3 महीने के, 6 महीने के, तो इनका पूरा फोकस जो है वो प्रैक्टिकल पे होता है। सो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आपका जो विद्यार्थी होते हैं उनको 50% थ्योरी पढ़ाई जाती है एंड 50% प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। सो जो इंजीनियरिंग कॉलेज के से निकले हुए विद्यार्थी हैं नॉर्मली वो मैनेजर या डिज़ाइन लेवल पे काम करते हैं। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से निकले हुए जो विद्यार्थी हैं वो सुपरवाइजरी रोल में इनिशियली होते हैं, और जो आईटीआई से निकले हुए विद्यार्थी होते हैं वो स्किल्ड ऑपरेटर होते हैं। तो इस तरीके से हम जो ये चारों शिक्षाएं वर्तमान में संचालित हो रही हैं उसको हम समझ सकते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया, इतने सरल शब्दों में इतनी महत्वपूर्ण बात को आपने समझाया है कि किस प्रकार आईटीआई आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, कैसे कौन से बच्चे पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं और कौन से बच्चे उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक का चुनाव किया है तो आप उच्च शिक्षा में नहीं जा पाएंगे। आप पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें और ज़्यादा ज्ञान हासिल करना चाहते हैं और ऊपर की ओर जाना चाहते हैं, तो आप आगे उस शिक्षा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। संदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे एनआईडी के प्रकार के बारे में, डिज़ाइनिंग के बारे में, कैसे आप इसका देखते हैं, क्या इसका इतिहास है और किस प्रकार से भविष्य में यह काम करेगा और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इसके विषय में आप हमें बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन इंडिया में कैसे हुआ। वैसे तो पुराने कालों से डिज़ाइन के बारे में बहुत सारी बातें हुई है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बने हुए हैं और कई अच्छे व्हीकल्स भी अवेलेबल हैं इंडिया में। बट 1958 में इंडिया में एक
काउंसिल बनाया गया, डिज़ाइन काउंसिल, कि हमें एक ऐसे कॉलेज की ज़रूरत है जहाँ पे हम अपने बच्चों को डिज़ाइन अवेयर करवा सके। बच्चों ही नहीं, जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, वो जो डेली के प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसे डिज़ाइन के थ्रू किस तरह से उस सॉल्यूशन को कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन हुआ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की स्थापना हुई अहमदाबाद में। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी डेली लाइफ को स्टडी किया गया, चाहे वो बुनकर हों या फिर वो क्राफ्टमैन हों या शिल्पकार हों, उनकी चीज़ों को स्टडी करने के बाद उन्हें बताया गया कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को इन्हेंस कर सकते हैं। और इस तरह से डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ। और बाद में क्या हुआ कि कुछ सिलेबस ऐड हुई, जैसे कि बुनकरों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वस्त्र मंत्रालय ने क्या किया कि टेक्सटाइल डिज़ाइन इंट्रोडक्शन करवाए, और सूचना मंत्रालय की हेल्प से ग्राफिक डिज़ाइन और फैशन कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, जहाँ पे भारत के बच्चे कुछ अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकें। और इस चीज़ की डिमांड हर जगह है, मतलब कि अभी जो भी कोर्स अभी करवाया जा रहा है उसमें 5-6 ऐसे कोर्स हैं, जैसे टेक्सटाइल डिज़ाइन हो गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, जिसमें बच्चे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर उनके फैमिली बिजनेस है प्रोडक्ट की, तो उसकी सेलिंग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए डिज़ाइन की अवेयरनेस, नॉलेज और गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस एजुकेशन में विद इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा बनी रहने वाली है। बिल्कुल। मेरा प्रश्न इसके आगे यहीं से शुरू होने जा रहा था, जहां आपने बात की बुनकरों की, जहां आपने बात की शिल्पकारों की, और जहां दोस्त और जो कार्य कर रहे हैं अपने जगह के हिसाब से, जो वहां की कलाएं हैं जिसको वो प्रेषित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि कुछ ऐसे जगह हैं मध्य प्रदेश का ही, जैसे महेश्वर है या फिर चंदेरी है, या और भी ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर उनके बच्चे, जिनके पूर्वजों के समय से जो कार्य चले आ रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं टेक्निकली उसमें एजुकेटेड नहीं है, तो उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, वहाँ कैसे काम किया जा सकता है, कैसे वो बच्चे किस रास्ते को अपनाएं कि वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। और इसके लिए मैं जो भी सॉल्यूशन है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो भारत सरकार की जो इनिशिएटिव्स है, मैं उसके बारे में पहले बताना चाहूँगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो इसके अंतर्गत वो हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को एनहांस करेंगे, उनकी ब्रांडिंग होगी, प्रॉपर पैकेजिंग होगी, और इसकी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ के जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है कि वो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। ओके, और दूसरा इनिशिएटिव विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हुआ है कि 1 प्रोडक्ट पर रेलवे स्टेशन। ओके, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पे, अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन पे और होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पे, कि उनकी जो लोकल प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड एक स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पे उसके मटेरियल्स को यूज किया गया है, उसी मटेरियल्स को यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं और अच्छी पैकेजिंग की गई है, जिससे लोग, जो भी मुसाफिर आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है। और जो डेली जो इनकी सेलिंग थी 10 to 15 प्रोडक्ट, आप समझ सकते हैं कि वो 30 to 50 अब जा रहा है। बहुत बढ़िया जी। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा आभार है कि उन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव्स को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ मिल करके आगे बढ़ाया। वाकई बहुत बड़ा कदम है, जब हम देखते हैं कि एक समय ऐसा होता था कि जगह जो छोटे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर कोई कार्य किया जाता था, लेकिन वह कई दूर दूर तक पता नहीं चल पाता था। लेकिन देखिए भारत सरकार का यह कदम कितना उचित है, कितना उपयोगी है कि जहां पर उन्होंने एक जिला एक उत्पाद की बात की है कि हर एक जिले से एक उत्पाद लिया जाएगा, उसको पूरा पैकेजिंग कराया जाएगा, मार्केटिंग कराई जाएगी और उस उत्पाद को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, जैसे सर ने हमें अभी बताया, कि एक स्टेशन एक उत्पाद पर कार्य किया जा रहा है। जो छोटे छोटे स्टेशन हैं, कुछ दूर दराज के स्टेशन हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि भोपाल, अब्दुल्लागंज और होशंगाबाद, इन क्षेत्रों में जो मुख्य उत्पाद हैं, जो वहां की कलाएं हैं, उसके लिए एक अलग से स्टॉल बनाया गया है, जहां दूर दराज से आने वाले मुसाफिर जो उस जगह को शायद उतनी भली भांति नहीं जानते थे, परिचय उतना नहीं था, लेकिन जब वो देखते हैं वहां की कलाओं के विषय में, तो देखिए उत्पाद भी आगे बढ़ रहे हैं, कलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, और जो लोग इससे जुड़े हुए थे उनको भी अच्छा खासा मुनाफा इससे प्राप्त हो रहा है।
तो सर हम जानना चाहेंगे, वापस से वही मेरा प्रश्न है कि उन्हीं घरों से निकले हुए बच्चे जो कहीं ना कहीं पढ़ाई में शायद उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो कैसे वो अपने स्किल्स को और डेवलप करें, कैसे और आगे बढ़ सकते हैं और कैसे वो और नई चीज़ों को जान सकते हैं? जी बिल्कुल जी। इसके लिए मैं सबसे पहले आफ्टर ऑल उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनको ये गाइड करना चाहूँगा कि आपके प्रोडक्ट के यूज़र कौन है जी, जो आपके प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। या तो आप उनको डायरेक्ट अप्रोच करें, नहीं तो अगर आप कोर्स के माध्यम से जाना चाहते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने स्पेशली बुनकरों और शिल्पकारों के लिए 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने का प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप उस प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, उसमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी लोकल फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ संपर्क करें, वो आपको एक फॉर्म फिल करवाएंगे, उसके जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी उस फॉर्मेलिटीज़ को फिल करने के बाद एंड इसके साथ साथ वो स्कॉलरशिप भी देंगे आपको। अरे वाह जी। ओके, तो आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। वाकई देखिए कितना अच्छा यह प्रोग्राम है जहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जिस संबंधित जहाँ से हैं और जो भी आपका विषय है जहाँ से आप रिलेटेड हैं, आप उसमें 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने के कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं, जिससे टेक्निकली आप स्ट्रांग हो सकते हैं और आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार आप अपने आप को और अधिक बेहतर बना पाएंगे। सर मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बच्चे जब ये पूरा पाठ्यक्रम अपना हासिल कर लेते हैं, जब डिप्लोमा उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो किस प्रकार उनको प्लेसमेंट दिया जाता है, क्या प्लेटफॉर्म उनको प्रदान किया जाता है कि किस प्रकार वह अपने भविष्य में आगे बढ़ सकें, इसके विषय में हम जानना चाहेंगे। हर पॉलिटेक्निक में एक प्लेसमेंट सेल बनाई गई है जो साल भर एक्टिव रहती है जी, और एक नया कदम उठाया गया है कि एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स जी फर्स्ट सेमेस्टर से अनिवार्य कर दिया। हर सेमेस्टर में प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स रहता है, प्लेसमेंट की उनकी ट्रेनिंग होती रहती है एंड प्लेसमेंट जो सेल है उसमें जो टीपीओ है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, वो विभिन्न जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनको अप्रोच करते हैं एंड हर साल जो है वो 25-30 कैंपस प्लेसमेंट जो है वो आयोजित किए जाते हैं और उनके माध्यम से जो है विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त होता है। जी, बहुत ही बढ़िया कि वाकई हर पॉलिटेक्निक में यह सुविधा प्रदान की जा रही है। वहाँ पर एक विशेष रूप से एक ऑफिसर, टीपीओ ऑफिसर जो है वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, जो आपका ट्रेनिंग और प्लेसमेंट कराते हैं, जिससे डिप्लोमा के बाद आपको वह रास्ता प्रशस्त होता है जिसमें आप सफल हो सकते हैं। सर हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार आज हम टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, पिछले काफ़ी सालों से इसमें एकदम से बढ़ावा हम देखने को देखते हैं कि बच्चे एकदम से इसकी तरफ अग्रसर हुए हैं। भविष्य आप इसका किस प्रकार देख रहे हैं और बच्चों से को किस प्रकार आप मोटिवेट करना चाहेंगे कि कैसे वो इसमें और आगे बढ़ सकते हैं? एक ही इसमें तकनीकी शिक्षा में मूल मंत्र है जी, आगे आने वाले टाइम में आपके पास डिग्री क्या है, डिप्लोमा क्या है, ये कम महत्वपूर्ण और आप कर क्या सकते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सो विद्यार्थी को एक ही प्रश्न, उसको एक ही चिंतन करना है कि हम कर क्या सकते हैं। आप स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, आप नई नई चीज़ें सीखें, आप ये देखें कि आने वाले समय में जो टाइम है उसमें कुछ चीज़ों की डिमांड रहेगी। जैसे आज आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, डेटा साइंस आ रहा है, कंप्यूटर आप देखेंगे कि हर ब्रांच में जो है आपका कंप्यूटर का जो है वो कंप्यूटर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्किल डेवलप करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बात पे ध्यान देखेंगे कि हम कर क्या सकते हैं, सर्टिफिकेट से ज़्यादा आप कर क्या सकते हैं, आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। विद्यार्थी को इसी पे ध्यान देना। जी, वाकई आपकी कुशलता क्या है, आपने प्रायोगिक कितना किया है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उस आधार पर आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि जहां आज बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, तो अगर हम छात्राओं की बात करें तो इनको इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं आप देखते हैं, और दूर दराज से आने वाले क्षेत्रों से, दूर गाँवों से पहले छात्राएँ कम आती थी, आज के समय पर क्या स्थिति है, इसके विषय में हम जानना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम लोग पढ़ते थे तो महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या बहुत कम होती थी जी। फिर इसके लिए छात्राओं का इन पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में रिजर्वेशन भी किया गया, और आज हम देखते हैं कि छात्राओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन मैं देखता हूँ। एक तो सारा काम, अब बहुत सारा काम कंप्यूटर पे आ गया है। तो इसमें क्या है, छात्राओं को जो एक पुराना टाइम था कि साहब वो फील्ड में जॉब करना है या उनको फैक्ट्री में दिक्कत होती थी, वैसी बात भी ख़त्म हो गई है। दूसरा यह है कि अब छात्राएं इसमें बहुत हर विद्यार्थियों से भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि एक जैसे इसमें रेफ्रिजरेशन की फिलिंग होती है, तो रेफ्रिजरेंट की जब फिलिंग होती है तो वो बहुत ही सावधानी वाला काम रहता है, और पर्टिकुलरली यहाँ ये रहता है कि वहाँ कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो।
तो एक पुणे में एक प्लांट है, तो वो सिर्फ छात्राओं को रखते हैं। क्या? क्योंकि छात्राएं जो हैं वो बड़े ही सावधानी पूर्वक इस काम को करती हैं। सो छात्राओं के लिए बिल्कुल भविष्य उज्जवल है। मैकेनिकल जैसे हमारी ब्रांच हैं उनमें छात्राएं आ रही हैं और अपना अच्छा भविष्य बना रही हैं, अपने रोजगार को सुनिश्चित कर रही हैं, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं जो हैं वो तकनीकी शिक्षा में आएँ और अपना भविष्य संवारें। वाकई संभावनाएं असीम हैं, बस आपको निश्चय करना है और आगे बढ़ना है। कोई भी ऐसा हर्डल नहीं है, कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं है जो आपको रोक सके। चुनाव आपका है, समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा।